नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं हर संडे आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप अपनी बैंक का परिचालन अच्छी तरह से कर सकें। आपने देखा होगा कि पिछले साल से बहुत सी परेशानियाँ ग्लोबली और नेशनली आ रही हैं। मैं इन्हीं परेशानियों के बारे में कुछ कहूँगा और आपको आपके अपने बैंक को सुरक्षित किस तरह से रखना है और आपको किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। आपका जो 30-35% बैलेंस शीट का हिस्सा जो है, वो हिस्से पे क्या परिणाम हो रहे हैं, आप सोचते होंगे कि वो मैं किस चीज़ के बारे में बोलूँगा। आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर हो गया, यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शन लगवा दिए, फिर भी भारत ने रशिया से तेल खरीदा। श्रीलंका बिल्कुल डूबने की कगार पे है। चाइना इज़ हैविंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ग्लोबल रिसेशन इज़ palpably seen. You can see the recessionary trends. इंडिया में रिसेशन नहीं है, उसकी वजह अलग अलग है और इंडिया में रिसेशन इतना दिखने में क्यों नहीं आ रहा है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हो सकता है। मेरा एक खुद का ये मानना है कि इंडिया में पैरेलल इकोनॉमी अच्छी है, तो इसलिए वो रिसेशन का इम्पैक्ट इतना इंडियन इकोनॉमी पे आया नहीं है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड स्टिल द फर्स्ट इकोनॉमी विच इज़ फास्टेस्ट डेवलपिंग। आई मीन रिसेंटली IMF ऑल्सो केम आउट विथ दोज आर्ग्यूमेंट्स। ये जो उथल पुथल चल रही है साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में, मिडल ईस्ट में, दुबई में कोहराम मचा हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देयर आर सेवरल कंट्रीज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, including our neighboring nation Pakistan, and the political turmoil in several countries including that of China. You will find that things are not well. They are not well. Now post COVID we were all hoping that things would be all right. They are improving a lot. But as a banker, especially urban corporate banker, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो आज पूरे विश्व में चल रहा है, एंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वेयर दे आर जैकिंग अप। फेड रेट कहो या यूरोपियन बैंक कहो, सब ने अपने जो बेस रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। भारत में भी वही चल रहा है। पिछले 9 महीनों से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो महंगाई की दर है वो कम करने में नाकाम रही है। कुछ 7.40 के आसपास चल रही है और जो टारगेट है वो 6% है। तो शक्तिकांता दास जी ने ये कहा कि हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है अगले 12 महीने में 4 से 6% के बीच रहेगा। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। And there are several monetary tools which the central bankers across the country, across the world are using. And one of the best monetary tool that is being used by the central bankers across the country is to use the basic rates in the country. जैसे हमारे यहाँ CRR, SLR है या फिर रेपो रेट है, ये हमारे बेस रेट होते हैं। There is a theorem that the inflation and the base rate in the country move parallelly. There cannot be a huge difference. And therefore, if the inflation is at the rate of 7.5%, and to cool down the inflation, the weapon that the regulators normally use is jack up the interest. अभी इंटरेस्ट जैकअप होने से क्या होता है? डिपॉजिट्स की रेट बढ़ जाती है, एडवांसेस की रेट बढ़ जाती है, कॉमन आदमी सफ़र करता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट राइजिंग का जो पेस होता है वो बहुत ही कैलिबर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हाथ से निकल गए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है। ये मैं सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बड़ी बैंकें हैं, जैसे कि
3-4 हज़ार करोड़ के ऊपर जिनका बिजनेस मिक्स है, उनके लिए मैं वीडियो बनाते ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास नायाब तरीके हैं. दे हैव गॉट थिंक टैंक हु कैन हैंडल द चैलेंजेस एंड प्रेशर्स विच दे आर फेसिंग, which the banking industry is facing. They are in a position to handle it in a better way. But for smaller banks, it's extremely difficult. अभी इसकी वजह क्या है कि मान के चलो कि आपकी बैंक 500 करोड़ के बिजनेस मिक्स वाली है, मल्टीप्लाई करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके देख लो. 500 करोड़ की अगर आपकी बैंक है तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि आपके पास रफली अराउंड 300 करोड़ के डिपॉजिट्स है और रफली अराउंड 100-150 करोड़ के एडवांसेस है. बाकी 50-60 करोड़ आप कहाँ पे रखते हो? आपके NDTL मेंटेन करने के लिए जो CRR आपको रखना पड़ता है, NDTL के ऊपर जो CRR आता है या SLR आता है, उसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप रखते हो. 2008 में ऐसा ही कुछ क्राइसिस आया था जिसकी वजह से जो सब प्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस हो गया था. उसके बाद में बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरा क्राइसिस आया था. Nobody was prepared. Nobody was the banks in India, banks across the world were not prepared, and therefore you will recollect that the investment guidelines were tinkered by Reserve Bank of India then. What was the tinkering done? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस मालूम है, मास्टर डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं. ये मैं मान के मैं आगे का जो कहना है वो कहूँगा. तो what Reserve Bank of India did, it kept on jacking the interest. What is currently happening? Same story. Almost 190 बेसिस पॉइंट पे रेट बढ़ गए हैं. अभी आपका जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी का मतलब एडवांसेस छोड़ के जो एसेट है, जो आप SLR में रखते हो, जो आप CRR में रखते हो, वो तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में ही रखते हो ना. तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है. एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. यील्ड जब बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, इफ़ यू आर लिटिल इग्नोरेंट और लिटिल केयरलेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, आपको हिट बैठ सकती है मार्क टू मार्केट की. आपकी IDR की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन रिजर्व बढ़ सकता है, मार्क टू मार्केट लॉसेस हो सकते हैं. 1-2 महीने पहले एक रिजर्व बैंक की एक न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे बैंकों ने, बड़े बैंकों ने ये कहा था कि ये जो मार्क टू मार्केट से हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें या तो टाइम दो या डेफरमेंट दो. रिजर्व बैंक ने ना बोल दिया. ना क्यों बोला इसकी वजह समझो. वो ना इसलिए बोला कि रिजर्व बैंक का ये कहना है कि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करना सीख चुके हो. आप जानते हो अल्को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एसेट लायबिलिटी कमेटी और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट 2002 में आ गया. इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी एंड लिक्विडिटी, ये दोनों रिटर्न्स आपको क्वार्टरली करने हैं, सबमिट भी करने हैं. इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ये मान के चल रही है कि आप इसको ध्यान से देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को आप ध्यान से देख रहे हो. विच पार्ट्स ऑफ द एसेट्स आर मोर सेंसिटिव, रेट सेंसिटिव. In the current scenario, let me tell you, other than loans, it is the government bonds which have become interest rate sensitive. और मुझे लगता है कि मार्च 23 को बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. नॉर्मली क्या होता है बैंकों में, छोटी बैंकों में, ये जो ट्रेजरी वाला बंदा होता है वो सब देखता है एंड पीपल ट्रस्ट हिम, दे डोंट क्वेश्चन हिम, एंड नॉर्मली बैंक चलती है आगे. लेकिन जब आपका ट्रेजरी का क्वांटम 200 करोड़ 300 करोड़ होता है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल एज द मैनेजमेंट. यू हैव टू बी मोर केयरफुल कभी कि भाई अपना डीलर कहीं गलती तो नहीं कर बैठ रहा. अभी दिस इज अ डबल वैमी सिचुएशन करंटली अनफोल्डिंग. व्हाट इज अनफोल्डिंग नाउ? टाइटनिंग ऑफ लिक्विडिटी. अभी मार्केट में लिक्विडिटी अगर टाइटन होता है बड़े बैंकों के लिए, तो जो तुम्हारे मेरे जैसे जो छोटे बैंक हैं ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी आती है. क्या अपॉर्चुनिटी आती है कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ना, ये आपको अच्छा रेट देते हैं डिपॉजिट के लिए, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है. 20% ऑफ योर प्रीवियस ईयर्स सम आइदर NDTL और डिपॉजिट, उसके ऊपर आप इंटर बैंक डिपॉजिट में नहीं रख सकते हो. किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में तो रख ही नहीं सकते हो.
लेकिन आप पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक में आप पैसा रख सकते हो, क्योंकि उसका जो रिस्क वेट है वो 2.5% आता है, इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। आपका क्रेडिट नहीं बढ़ रहा है और आपका CD रेशो 55 पे आ गया, 50 पे आ गया है। आप सोचते हो कि यार ये बाकी के 100 रुपये डिपॉजिट है, 50 रुपया का आपका एडवांसेस हो चुका है, 25 रुपया आपको SLR में रखना है, 4-4.5 रुपया आपको CRR में रखना है, बचता कितना है? 20 रुपया बचता है। वो 20 रुपया आपको कहाँ रखना है? आप नॉन SLR में जाओगे, अच्छे कूपन के, वहाँ पे रखोगे। क्या रिस्क लोगे आप उसमें? मार्क टू मार्केट का। अब ये मार्क टू मार्केट का रिस्क अगर आप आज से मैनेज करोगे तो मार्च के आसपास आपको हिट नहीं आएगी। आपको ये सोच के चलना है कि जो भी बैंक ट्रेजरी में डील करते थे, ट्रेजरी से प्रॉफिट कमाते थे, ज़माना अच्छा था। इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, थ्योरम सेज यू कैन मेक प्रॉफिट, बट इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इट्स वेरी टफ, it is extremely tough. You can't make profit because when the yields rises, the prices fall down, and when the prices fall down, you have depreciation. When you have depreciation, you have to provide above the line. P&L को आपको डेबिट डालना है। अब ये जो 20 रुपये की बात मैं कर रहा था, ये 20 रुपये की बात अगर आपको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करनी है तो एक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक का इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी भी कॉर्पोरेट बैंक में आपको जाना नहीं है। लेकिन उसके साथ में ये जो T-बिल्स है वो भी सेफ है, उसका भी यील्ड अगर मैं देखता हूँ तो 6.75-7 के आसपास उसका यील्ड चल रहा है। वो T-बिल्स आपको मार्क टू मार्केट नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस में आते हैं। तो T-बिल्स में आपका एपेटाइट आप फुल कर सकते हो, जैसे कि वो G-SEC जैसा ही उसको ट्रीटमेंट आता है और वो BR एक्ट कहता है कि आप उसमें 40% इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे कहाँ लगाना है और आपका इन्वेस्टमेंट का अर्निंग कैसे बढ़ाना है विदाउट ट्रेडिंग। पुट इट इन T-बिल्स, पुट इट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देयर इज़ वन मोर वे ऑफ डूइंग इट, इज़ दैट तुम्हारा जो HTM का पोर्टफोलियो है ना वो 25% तक है। अब अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो ट्रेडिंग की रिस्क इन राइजिंग रेट सिनेरियो कभी नहीं लेना। अब अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो ये जो लालच है ट्रेडिंग प्रॉफिट करने की, उसको थोड़ा दूर रखना। आप जानते होंगे कि ये सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और दिलीप वेंगसरकर, इन तीनों ने इंग्लैंड में ओवल में सेंचुरीज बनाई हैं। वो अगर आपको यूट्यूब में वो सेंचुरीज देखने को मिलती है तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो। The environment when all these three played, the temperature was around 8 to 9% and ball was doing a lot of things, tricky things. Ball was moving either way. What these three did, that is Sourav Ganguly, Sachin Tendulkar and in fact Rahul Dravid as well. They did not play any rash shot. They played. They allowed the bowler to make mistake and then put their strokes. विकेट बचा के रखा। ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? These are turbulent times as far as treasury is concerned. And if these are turbulent times, you cannot use a shot of cricket which is adventurous. Adventurous कुछ नहीं करना है। अगर एडवेंचरस कुछ आप करते नहीं हो, आपकी बैंक सेफ हो जाएगी। आपको 25% लिमिट चालू है, पब्लिक सेक्टर बैंक को साल भर में 19% तक आ जाएगा HTM का लिमिट। आपको वो सहूलियत है, यूज़ दैट। हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं, देयर आर फ्यू पीपल हु थिंक दैट अगर HTM में हम नहीं ले पाते, नहीं ले, बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे HTM में। नो, देयर आर रूल्स। HTM में आपको सिक्योरिटी कब लेना है? एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोक्योरमेंट। एंड you get a chance to do shifting to not to make any mark to market provision. You get a chance in the beginning of the year, every year. Now this beginning of the year is normally the first month, लेकिन रिजर्व बैंक अगर आप पहले क्वार्टर में करते हो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है।
लेकिन आप कहीं जाके सितंबर में कहोगे कि मुझे एचटीएम में शिफ्ट करवा देना है क्योंकि डिप्रिसिएशन आ गया है, यू विल बी पेनलाइज्ड. So shifting of securities among the categories is in the beginning of the year, not midway. And at the time of procurement, you have to make your intentions very clear. तो आपको हिट कहाँ से बैठती है? आपको हिट बैठती है वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल जो कैटेगरीज है उसमें से बैठती है. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में आप 90 दिन तक रख सकते हो, उसके बाद में आपको AFS में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. यू हैव टू शिफ्ट इट टू AFS. द मोमेंट द सिक्योरिटीज AFS as on 31st of March, you must have IFR equivalent to the 5% of these two segments. Now, if there is mark to market, you have to create IDR. One is IFR sufficiency provision is a different thing. IFR is below the line item and IDR is above the line item. अगर आपको डिप्रिसिएशन आ गया तो आपको बिफोर यू अराइव योर प्रॉफिट आपको डेबिट डालना है, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. आप ये पूछोगे कि फिर ये IFR से थोड़ा IDR को ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो जाएगा? यू कैन डू दैट. You can do that. The creation of IDR as well as IFR are on two different routes. IDR is above the line, यानी P&L का क्वांटम आने के पहले. IFR is appropriation to meet the minimum level. अगर आपको लगता है कि आपका IDR 31 मार्च को बढ़ गया है, डिप्रेशन आपका बढ़ गया है, आपको IDR प्रोवाइड करना है, IFR में से यूज़ कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज परमिशन. देयर आर सम कॉन्फ्लिक्टिंग गाइडलाइंस. देयरफॉर अगर आपके पास IFR सरप्लस पड़ा हुआ है और आपको IDR की रिक्वायरमेंट उसमें आती है, यू कैन राइट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अभी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखना क्यों ज़रूरी है? उसकी सिंपल सीधी बात है. क्या सीधी बात है? इसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स का जो सर्कुलर आया ना, आपको कहीं भी रिजर्व से उल्टा पुल्टा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं. आप कर ही नहीं सकते हो. यू आर प्रोहिबिटेड. इफ़ यू डू दैट यू विल अट्रैक्ट पेनल्टीज. But then there is huge IDR in your books, provided you carry a huge portfolio in your AFS and HFT. अगर आप उसमें जीरो बैलेंस रखोगे तो आपको IDR की चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैनेज बैलेंस शीट लाइक दिस फॉर March 23. टाइम्स आर टॉरिड, टाइम्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अगर आपके लोन्स नहीं बढ़ते हैं तो टी बिल जैसा जो प्रोडक्ट है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हो. टी बिल में 6.75 के आसपास अगर आपको रिटर्न आता है, यील्ड आता है तो बहुत बढ़िया यील्ड है. ट्रेजरी मैनेज करते वक्त आजकल इंस्पेक्शन में रिजर्व बैंक के जो सोचने का तरीका है वो बहुत बदल गया है. वो ये सोचते हैं कि भाई आप जो ट्रांजैक्शन करते हो ट्रेजरी के, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस, वेदर दिस ट्रांजैक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड. और एक सवाल रिजर्व बैंक आजकल बार बार इसके बारे में पूछ रही है, ट्रेजरी के बारे में पूछ रही है कि भाई आपने ऐसी कोई सिक्योरिटी बेच दी है जो आपके बुक्स में ही नहीं हो. अब ये पूछोगे कि ये कैसा सवाल आ गया? बहुत सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जिनका CSGL या तो MSC बैंक में है या HDFC बैंक में है, एंड देयर वेर इंस्टेंसेस वेयर द सिक्योरिटी इज़ नॉट इन द बुक ऑफ द बैंक बट स्टिल दे हैव सोल्ड. फॉरगेट अबाउट दी शॉर्ट सेल, आपको परमिटेड ही नहीं है. इन्हें मटकेबाजी ट्रेजरी में करना परमिटेड ही नहीं है. स्टे सेफ, प्ले सेफ. सेकंड चीज़ मुझे जो लगती है, जो रिज़र्व बैंक आजकल ध्यान दे रही है, आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन क्या है, या फिर आपने वैल्यू एट रिस्क एस्टिमेट किया है या नहीं किया है. छोटी ट्रेजरी के लिए वो इंसिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि आपका जीसेक का पोर्टफोलियो 50 करोड़ 100 करोड़ का है तो आपको इसमें वो परेशान नहीं करेंगे. लेकिन एक चीज़ आपको परेशान कर सकते हैं, अगर आपकी ट्रेजरी छोटी है तो आपको जो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ये जो सेग्रीगेशन है ना, ये सिर्फ कागज़ पे नहीं बताना है, वास्तव में भी बताना है. मैंने कई इंस्पेक्टर्स को ऐसे कहते हुए सुना है कि यार ये फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड ऑफिस जो भी है, ये इनकी ट्रेजरी पॉलिसी में तो अच्छा है, लेकिन ये तीनों बंदे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक ही जगह पे बैठते हैं, तो सेग्रीगेशन कहाँ हो गया? कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ओनली इन पेपर बट इन बिहेवियरल डायनामिक्स ऑल्सो. यू हैव टू इंश्योर दैट these 3 offices are distinct, separated. Back office has to do lot of risk and research. ये जो मैंने
शुरू में आपको कुछ मुद्दे बताए हैं कि बॉन्ड मार्केट जो है ना, वो ऑलरेडी रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है उसकी सोच को फैक्टर कर चुका है। ऑलरेडी 7.5% पे यील्ड चला गया है और ऐसा कहा जाता है कि वो 8 और 8.5 के आसपास चला जाएगा, जो 2008-9 में भी था जब सब प्राइम मॉर्गेज हुआ था। और उस वक्त बैंकों को बहुत परेशानियां हुई थी। अभी जितनी भी बड़ी बैंकें हैं ना, वो रिजर्व बैंक को कह रही है कि हमको एक ऑप्शन दो सेकंड टाइम शिफ्टिंग का, ना बोल दिया रिजर्व बैंक ने, या फिर प्रोविजन डेफरमेंट का ऑप्शन दो। आपको याद होगा 2010-2011 में डेफरमेंट का ऑप्शन भी रिजर्व बैंक ने दिया था कि जो आईडीआर आ गया है उसको आप 5 साल में प्रोवाइड करो, वगैरह वगैरह। दिस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन नो मूड टू गिव सच काइंड ऑफ रिलीफ, सो बी प्रिपेयर्ड। I am making this video in the month of November. I am warning you for the month of March 23. ये परेशान कब कर सकता है? ये उसी वक्त कर सकता है क्योंकि नॉर्मली जो बोर्ड्स होते हैं ना बैंकों के, वो डिपॉजिट पे और लोन्स पे ध्यान देते हैं, और ट्रेजरी पे क्योंकि पल्ले नहीं कुछ पड़ता तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ट्रेजरी की सिचुएशन ऐसी है, बीमारी अगर हो गई तो जब हाथ से बाहर निकल जाती है तब ध्यान में आती है। इट्स लाइक कैंसर डिटेक्टेड इन द 4th स्टेज। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल about the treasury operations. You have to ensure that your treasury guy tells you that there will not be any depreciation. Minimize the position of HFT and AFS. Keep your bank safe. You will witness lot of halla bol on the interest rate. Once that halla bol happens on interest rate, you are a sitting duck. जिसको हम कहते हैं ना कि भाई हम तो रोड के साइड में खड़े थे लेकिन गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ गई और हम मर गए। सो अगर आप रोड के साइड में खड़े हो तो आपको दाएं बाएं ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि जिसका ट्रिगर ये यील्ड्स पे आता है, और आपका ध्यान, आपका ट्रेजरी वाला वो ध्यान देता है या नहीं देता है, ये आपको देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ ऐसी है कि ट्रेजरी पॉलिसी में अगर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लिमिट्स अगर दिए गए हैं तो उसका कड़ाई से अनुपालन आपका डीलर करे। नहीं करता है तो उसकी वजह बोर्ड में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। आप डीलर्स को राइट्स भी देते हैं ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लुकिंग एट द ट्रेजरी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन अ डिफरेंट एंगल सो दैट you do not mess with the people's money. This video is only to caution you, take precautions. अगर आपको इसमें कुछ हेल्प लगती है, सलाह लगती है, एडवाइस लगता है तो मेरा ईमेल आईडी में हमेशा देता ही हूँ। मैं कोई ट्रेजरी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ समझता है, जितना कुछ मुझे मेरा आकलन होता है, जितनी मेरी ज्ञान की मर्यादा है, उसमें मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए। तो ये ध्यान अच्छी तरह से दो। ट्रेजरी पोर्टफोलियो आप अच्छी तरह से स्कैन करो और रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन से उल्लंघन मत करो। डोंट वायलेट द रेगुलेशंस ऑफ ट्रेजरी बिकॉज इट इज़ बीइंग व्यूड वेरी सीरियसली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी 20-22 मिनट का हो गया है। आपको कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेल ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री टू वॉच द वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।